अब हम लोगों को देखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था, अब हम लोगों को देखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था, अब हम लोगों को देखना है कि ईस्ट देखिए, भारत में संविधान की शुरुआत कैसे हुई, वो चीजें हमको देखनी है। देखिए, भारत में संविधान की शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने हमको चेतावनी दी कि भाई आप लोग अपना शासन की बात करते हैं, स्वतंत्र होने की बात करते हैं, आप अपने को पहले वो तो करके दिखाइए, कोई अपना संविधान तो बना के दिखाइए, संविधान बनाकर दिखाइए। तो संविधान की शुरुआत जो सबसे पहले हुई थी वो नेहरू रिपोर्ट से स्टार्ट हुई थी। किससे हुई थी? नेहरू रिपोर्ट से स्टार्ट हुई थी संविधान की बात। किससे हुई थी? नेहरू रिपोर्ट से संविधान बनाने की बात स्टार्ट हुई थी। और उसमें ये कहा गया था कि भाई उसमें क्या कहा गया था कि हम मूल अधिकार की भी बात की गई थी संविधान रिपोर्ट में। और उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सबसे पहला शासन था जो लाया गया था वो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। कौन सा एक्ट लाया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है ब्रिटेन में, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? सब 1600 ईस्वी में हुई थी। भारत में व्यापार के लिए कंपनी को विशेष अधिकार मिले थे। जो ब्रिटेन की महारानी थी, उन्होंने व्यापार के लिए विशेष अधिकार देके रखे थे, राजा से उनको अधिकार मिले हुए थे, इसलिए वो यहाँ पे मसाले का व्यापार करने के लिए उनको काफी राजनीतिक और आर्थिक सहायता भी अपने ब्रिटेन साम्राज्य से मिल रही थी। ठीक है। शुरुआत में व्यापारिक उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। उसका उद्देश्य था केवल व्यापार करना, लेकिन जब यहाँ की उन्होंने राजनीतिक परिस्थितियां देखी और व्यापार के लाभ कमाने के लिए उन्होंने राजनीतिक दृष्टि से सोचा कि नहीं भाई अब तो एंटर करना जरूरी है, तब उन्होंने जो है क्या कहा? तब उन्होंने जो है यहाँ पे एंट्री बढ़ाई और राजनीतिक चरित्र अपना बढ़ाया। भारत का जो पहला कदम है 1600-1200 में कंपनी ने सूरत में अपने व्यापारिक केंद्र की स्थापना की थी। कहाँ? ये भारत है, यहाँ पर जो गुजरात वाला सूरत है, यहाँ पर उसने अपना पहला कदम धीरे धीरे केंद्र में उसके उद्रास बढ़े और उपनिवेश बढ़े। यहाँ मद्रास में उन्होंने अपना उपनिवेश किया और कलकत्ता में, वही कलकत्ता है कि बोलते थे यहाँ की हुगली नदी से इनका शासन ब्रिटेन की जो टेम्स नदी है, थेम्स नदी जो है यहाँ तक, यहाँ से पूरी जो है
धन संपदा जाती थी, थेम्स नदी तक जाती थी। इसको इसमें बताया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो हम कंपनी का जो शयन शासन का विस्तार हुआ, कंपनी ने अपनी अपनी सेनाओं का निर्माण किया, भारतीय राज्यों में स्टार्ट हस्तक्षेप जो है करना शुरुआत की। कहाँ से शुरुआत की? चाहे हम प्लासी की लड़ाई की बात समझें, किसकी समझें? प्लासी की लड़ाई की बात समझें। कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया नहीं था, यहाँ पे उसने क्या किया था? विश्वासघात किया था। विश्वासघात करके इनको हराया गया था। इनके सेनापति को मिलाया गया था, सेनापति को राज्य की लालच दी गई थी। इसके बाद कंपनी ने कई युद्धों के माध्यम से भारत में अपनी सत्ता प्राप्त की। जैसे ये इंडिया की बात करें तो उन्होंने पहले कलकत्ता में अपना आधिपत्य स्थापित किया बंगाल क्षेत्र में, फिर उन्होंने मराठवाड़ाओं को भी पराजित किया, फिर इधर ये मैसूर शासन को भी पराजित किया और बीच के जो निजाम क्षेत्र है इनको भी पराजित किया। और मुगलों तो उस समय कंडीशन मुगलों की काफी खराब हो गई थी। धीरे धीरे करके ऐसे पूरे भारतीय क्षेत्र में इन्होंने अपना कब्जा कर लिया। आए थे व्यापार करने और राजनीतिक बन गए। 1765 में कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो है क्या मिले? जर्नल का अधिकार प्राप्त हुआ। भारत में शासन पूरी सत्ता जो है, पूरी शक्ति किसमें चली गई? ब्रिटिश के हाथों में चली गई। किसके हाथों में चली गई? ब्रिटिश के हाथों में। भारतीय शासकों और उनके राज्यों की स्वतंत्रता क्या हो गई? समाप्त हो गई। क्या मेन कारण क्या था? क्या कारण था उनका मेन कारण? सहायक संधि। सहायक संधि क्या होती है भाई? सहायक संधि कि राजा का खर्च जो है राजा उठाएगा, पूरा सेना का खर्च, और ये सेना जो है राजा के दरबार में रही और राजा किसी भी दूसरे राजा से संबंध, दोस्ती यारी नहीं बनाया जाता। यहाँ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिसर प्रत्येक राज दरबार में नजर रखता था। इसी से जो है पूरी इन्होंने विदेश नीति हड़प ली। आपको याद होगा किस तरीके से उन्होंने जो है हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कोशिश की थी कि फ्रांस से सहायता प्राप्त की जाए। नेपोलियन को उस समय अवगत भी कराया, पर इन्होंने जो है उस समय फ्रांस की जो कंपनी थी उसका बहुत बुरा हाल था। एक और फ्रांस की कंपनी जो क्या थी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो आए थे उस समय, उनके समय तक उनकी पोजीशन बेहतर थी फ्रांस कंपनी की। कंपनियों ने बहुत सारा भारतीय शोषण किया, इंग्लैंड को लाभ पहुंचाया। कृषि, व्यापार, कच्चे माल निर्यात भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर किया। भारतीय कारीगरों की स्थिति बहुत खराब हो गई। कच्चे माल जो है सीधा सीधा इंग्लैंड जाता था। कलकत्ता पोर्ट से, बॉम्बे पोर्ट से, चेन्नई पोर्ट से टेम्स नदी तक जाता था, वहां से बना हुआ माल आता था। कारीगरों की जो कच्चे माल जो बनाते थे उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई। बेरोजगारी बदल गई, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई और कृषि की कोई उन्नत दशा नहीं थी। नील खेती करने के लिए तिनकठिया जो है वो लाए, नियम ला दिए गए थे। जमींदारी व्यवस्था, मालवाड़ी व्यवस्था, इन सब चीजों का प्रभाव था। भारतीय समाज पर कंपनी ने कई बदलाव किया। हथकरघा उद्योग को भी नुकसान पहुंचाया। धीरे धीरे इस तरीके से उनका प्रभाव बढ़ता गया। 1857 में जो है क्या हुआ? भारतीय जनता द्वारा एक बहुत बड़ा आंदोलन किया। आदि उस समय सिंधिया और अन्य जो है जैसे कुछ भोपाल की रियासत ने और अन्य रियासतों ने साथ दिया था। अगर साथ नहीं दिया होता तो ये इंग्लैंड की डॉक्यूमेंट्री में भी है कि शायद उस समय शासन चला गया होता। कंपनी के शासन 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन कहाँ पे चला गया? ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। किसके पास चला गया? ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। ब्रिटिश सरकार ने 1858 में शासन नियंत्रण अपने हाथ में लिया और भारत को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना दिया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी को समाप्त कर दिया और भारत सरकार शासन अधिनियम 1858 पारित किया। अब जो है इसमें बहुत सारी चीजें पारित की गई। इसमें जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आपको बताया था, रेगुलेटिंग एक्ट, जिसमें बोला गया था कि
बंगाल के जो है गवर्नर को क्या बना दिया था, गवर्नर जनरल बना दिया था, गवर्नर जनरल बना दिया था। और इसके अंतर्गत क्या आ गए थे, बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी आ गई थी। और दूसरी चीज इसमें क्या हो गई थी, यहाँ के कंपनियों को रिश्वत लेने या गिफ्ट लेने से मना कर दिया गया। गिफ्ट भी नहीं ले सकते और रिश्वत भी नहीं ले सकते, क्योंकि उन 1773 के पहले कंपनी तो घाटे में थी, पर यहाँ के जो ऑफिशियल्स थे, जो ऑफिसर्स थे, वो बहुत फायदे में थे। वॉरेन हेस्टिंग्स जो है उस समय के करोड़पति थे। इतनी धन संपदा जो है यहाँ से हिंदुस्तान से लेकर गए थे। उसी को रेगुलेट करने के लिए कंपनी ने क्या किया, 1773 में क्या किया उन्होंने, रेगुलेटिंग एक्ट लाया। फिर उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट और फिर चार्टर अधिनियम। ठीक है, ये सारी चीजें इन्होंने लाई थी। ठीक है, चार्टर एक्ट में उन्होंने क्या किया, चाय और चीनी को छोड़ के बाकी सब चीज़ों को जो है व्यापार के लिए खोल दिया गया कि वो सभी लोग व्यापार कर सकते हैं। क्योंकि उस समय प्रथम औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। औद्योगिक क्रांति होने के साथ साथ भारत ब्रिटिश साम्राज्य में कई व्यापारी वर्ग बढ़ चुका था। उन्हें एक बड़े बाजार की आवश्यकता थी, और बड़े बाजार की आवश्यकता होने के साथ साथ जिसको भारतीय समाज ने पूर्ण किया। समझ रहे हैं, ये चीजें हो गई। नेक्स्ट, रेगुलेटिंग रेगुलेटिंग एक्ट का जो था उद्देश्य जो मुख्य था कि कंपनी के शासन को नियंत्रित करना और सुधारना था। कंपनी में जो भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ था, अनियंत्रित शासन था, उसको सुधारने के लिए ब्रिटिश सरकार ने यह एक्ट पारित किया था। ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण की शक्ति को बढ़ाने के लिए यह बहुत जरूरी था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के प्रमुख प्रावधान क्या थे, गवर्नर जनरल का पद जो है इन्होंने गवर्नर का पद गवर्नर जनरल कर दिया था। पहला हुआ गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स बनाया गया था। काउंसिल की स्थापना की गई थी, जैसे आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के किसी के होते हैं, गवर्नर जनरल को एक काउंसिल 4 सदस्य बनाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की थी, और ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कामकाज की निगरानी रखी। रेगुलेटिंग एक्ट का प्रभाव क्या हुआ कि गवर्नर जनरल के पद और काउंसिल की स्थापना ने भारतीय प्रशासन में ब्रिटिश सरकार के प्रभाव को बढ़ाया। पहले एक कंपनी ही शासन कर रही थी, लेकिन अब जो है सीधे सीधे ब्रिटिश सरकार ही देख रही थी। भारत में कानून और न्याय व्यवस्था को बेहतर बनाने की कोशिश की गई। हालांकि इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को पूरे तरह से समाप्त नहीं किया, लेकिन नियंत्रण को बढ़ा दिया था। चार्टर एक्ट 1813 में उन्होंने बताया है कि हाँ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था, जो मोनोपोली थी, उस मोनोपोली को समाप्त करने के लिए लाया गया था 1813 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट में कंपनी के शासन को परिभाषित किया गया। भारतीय उपमहाद्वीप में क्या किया कि सब के लिए खोल दिया, केवल चाय और चीनी छोड़ा, चीन को छोड़कर और चाय को छोड़कर सभी अंग्रेज व्यापारी भारत के साथ व्यापार कर सकते थे। चार्टर एक्ट के प्रमुख प्रावधान क्या थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार का एकाधिकार समाप्त किया। केवल चीन और अत्यधिक मूल्यवान वस्तुओं जैसे तंबाकू के व्यापार पर कंपनी का नियंत्रण था। 1 लाख रुपए आर्थिक शिक्षा और विकास के लिए आवंटित किए गए थे। ब्रिटिश संसद को भारतीय मामलों पर अधिकार प्राप्त हुए। 1813 के प्रभाव क्या रहा, व्यापारियों को स्वतंत्रता मिली, वो आए यहाँ पे, उनके लिए व्यापार के अवसर खोले गए अंग्रेज व्यापारियों के लिए। ब्रिटिश सरकार की भी सत्ता मजबूत हुई, क्योंकि अब ब्रिटिश संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त हो गए थे पुराने कंपैरिजन में। फिर आया 1935 का शासन। इसके पहले बहुत सारे नियम आए थे, वो आप लिख लीजिए, देख लीजिए, एक सीरीज बनवा देते हैं। रेगुलेटिंग, पहला आया था रेगुलेटिंग एक्ट, फिर आया था पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया
एक्ट आया था, फिर आया था चार्टर एक्ट 1813, फिर चार्टर एक्ट 1853, फिर इंडियन काउंसिल भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम अधिनियम 1858 आया। फिर इसके बाद चार्टर एक्ट 1853, चार्टर क्या हुआ है, चार्टर एक्ट 1853 और भारत शासन अधिनियम 1858। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1864 आया, इंडियन काउंसिल एक्ट इंडियन काउंसिल एक्ट 1864। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1852 आया, इंडियन काउंसिल काउंसिल एक्ट 1852 आया। फिर क्या आया, मॉर्ले मिंटो सुधार आया, मॉर्ले मिंटो मिंटो 1909 में लाया। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू मॉन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड चेम्सफोर्ड सुधार आया, 1919 में आया। फिर कैबिनेट मिशन आया 1900, फिर उसके बाद 1919 में फिर भारत शासन अधिनियम 1935 आया। फिर 1935 के बाद क्रिप्स मिशन आया 1942 में, क्रिप्स मिशन 1942, क्रिप्स मिशन 1942। फिर कैबिनेट मिशन 1946, कैबिनेट मिशन 1946। फिर उसके बाद 1947 में हम लोग स्वतंत्र हुए। एक बार एक लें, पहले आया रेगुलेटिंग एक्ट, फिर आया पिट्स इंडिया एक्ट, फिर चार्टर एक्ट 1853, फिर भारत शासन अधिनियम 1858, फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1864, फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, फिर मॉर्ले मिंटो सुधार, फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, फिर 1935। इसी 1935 के शासन के अधिनियम की 30% कॉपी हमारे संविधान में ली गई है। 30% हमारा संविधान 1935 शासन अधिनियम का कॉपी पेस्ट है। और फिर उसके बाद 1942 में क्या आया, क्रिप्स मिशन आया। फिर उसके बाद क्या आया, कैबिनेट मिशन आया। नेक्स्ट, 1935 के शासन के अधिनियम क्या थे, राज्यों को अधिक स्वतंत्रता दी गई थी, उन्हें अपने मामलों में स्वतंत्रता मिली। भारत में एक संघीय प्रणाली मतलब केंद्र और राज्य मिलकर आपस में मिलकर शासन चलाएंगे। कुछ विषय केंद्र के पास, कुछ राज्य के पास रहेंगे। केंद्र और राज्य के अधिकारों का बंटवारा किया गया। केंद्रीय सरकार के पास महत्वपूर्ण मुद्दों का अधिकार था, जबकि प्रांतीय सरकारों के पास स्थानीय मामलों में अधिक स्वतंत्रता मिली। डायरेक्ट चुनाव हुए, भारतीयों को सीधे चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार दिया गया। 1935 के शासन का अधिनियम का प्रभाव था कि अधिनियम ने भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दी, जिससे भारतीयों का अधिकार एवं स्वायत्ता बढ़ी। स्वायत्ता का एक नया फॉर्म, जैसे हमारी ग्राम पंचायत। यह अधिनियम भारतीय संविधान के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। राजनीतिक असंतोष, हालांकि अधिनियम में कुछ सुधार तो किए, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं अन्य नेताओं ने इसे क्या माना, असंतोषजनक माना, क्योंकि पूरी तरीके से ये पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं करता था। पूर्ण स्वतंत्रता की बात क्या है, पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं करता था। समझ रहे हैं। संविधान सभा का परिचय। संविधान सभा जो है 1946 में गठित हुई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, संविधान को तैयार करना था। संविधान सभा में 299 सदस्य थे, जो विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते थे। यह संविधान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नए गणराज्य के निर्माण के लिए बनाई गई थी। संविधान सभा
मुख्यतः देश का संविधान कैसा होगा उसके लिए बनाई गई थी। गठन की प्रक्रिया संविधान सभा के गठन ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधियों के द्वारा हुआ गया था। उनकी बातचीत हुई थी, मुस्लिम लीग के सदस्यों के बीच बातचीत हुई, कांग्रेस के बीच भी बातचीत हुई और विभिन्न सामाजिक राजनीतिक और समूहों ने इसके सदस्य थे। संविधान सभा को तैयार करने में और देश के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने की जिम्मेदारी दी गई। भारतीय संविधान एक विशाल संविधान है जिसमें कि क्या हुआ, सबसे लंबा लिखित संविधान है, 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूची हैं। सबसे पहले जब हमारा संविधान बना था उसमें कितने भाग थे, 22 भाग और 395 अनुच्छेद, आर्टिकल और 8 अनुसूचियां थी, 8 अनुसूची थी। लेकिन जब आज की डेट में बन जब है तो 22 भाग हैं, 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद वही हैं और अनुसूची हो गई हैं 12। इसमें कि 9वीं अनुसूची जमीन के संबंध में है, 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के संबंध में है, 11 और 12 अनुसूची स्थानीय स्वशासन के बारे में बताती है। ठीक है। समावेशी और लचीला भारतीय संविधान का प्रमुख गुण है कि यह समावेशी है, लचीला है, देश की विविधताओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया, विभिन्न धर्म, राजनीति, भाषाएं इत्यादि को देखकर बनाया गया है। आर्टिकल यदि इसमें कोई लगता है कि नहीं बहुत टफ है तो इसमें संशोधन की भी प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 368 के तहत धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्रता की बात की गई है। समझ गए? नेक्स्ट